नमस्ते, सदावत सलीम, मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों सबसे पहली खबर की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। दरअसल डीआरडीओ के चीफ जी सतीश रेड्डी जी ने कहा है कि डीआरडीओ एक डेडिकेटेड स्मॉल टर्बोफैन इंजन को तैयार कर रहा है जिनका इस्तेमाल यूएवीज के लिए ही किया जाएगा और इनका जो डिजाइन वैलिडेशन टेस्ट है वो जमीन पर पूरा हो चुका है और अब इसके कुछ एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट ट्रायल्स भी किए जाएंगे और एक बार ये फ्लाइट ट्रायल्स सफलतापूर्वक पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद इन इंजन्स के डेरिवेटिव्स को अनमैन्ड एरियल व्हीकल एप्लीकेशन पर लगाया जाएगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। दोस्तों भारतीय वायुसेना के पास मौजूद IL-76 और IL-78 विमान जिन्हें अपग्रेड करने की प्रक्रिया लंबे समय से विलंबित पड़ी हुई है, ऐसे में एक बार फिर इनके अपग्रेडेशन में देरी हो सकती है। दरअसल योजना तो ये थी कि भारतीय वायुसेना की फ्लीट में जो IL-76 विमान है उन पर नए संचार और नेविगेशन स्वीट्स और अवेयरनेस के साथ साथ इंजन को भी अपग्रेड करना था, लेकिन जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि भारत और रूस ईस्टर्न यूरोप में चल रहे हालातों की वजह से एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस परियोजना में और देरी हो सकती है। वर्तमान में भारतीय वायुसेना 14 IL-76 और 6 IL-78 MKI का इस्तेमाल करती है और इनको अपग्रेड किया जाना बाकी है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच जंग की वजह से सप्लाई चेन भी बाधित हो चुकी है, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना के कुछ एयरक्राफ्ट्स जमीन पर ही पड़े हुए हैं। अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको कल के डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय सेना ने एक टेंडर रिलीज किया है 29,662 यानी कि 29,762 नाइट साइट्स और उनसे जुड़ी एसेसरीज के लिए और इन्हें भारतीय फर्म से खरीदा जाना है। बता दें अपडेट के अनुसार इन नाइट साइट्स को अमेरिकन SIG 716 राइफल्स में लगाया जाएगा जिन्हें भारत ने 2020 में शामिल किया था। टेंडर डॉक्यूमेंट के अनुसार पैदल चलने वाले सैनिक के लिए इन नाइट साइट्स की जो मिनिमम डिटेक्शन रेंज है वो 600 मीटर की होनी चाहिए और खड़े सैनिक के लिए 500 मीटर की डिटेक्शन रेंज होनी चाहिए। इसके अलावा जो भी भारतीय कंपनी इस टेंडर को जीतेगी उसे 50% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। हालांकि दोस्तों इस टेंडर में है तो कई सारी कंपनियां, लेकिन काफी हद तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि बेंगलुरु आधारित प्राइवेट सेक्टर की फर्म टॉनबो इमेजिंग इस दौड़ में सबसे आगे चल रही है, क्योंकि टॉनबो इमेजिंग ने पहले ही भारतीय सेना को साइट्स की आपूर्ति की है और यही नहीं, टॉनबो इमेजिंग ने इजराइल और फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस को भी इनकी सप्लाई की है। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है। दोस्तों अभी हाल ही में फ्रांस के हाई लेवल डेलीगेशन में जिसमें कि साफरान के CEO भी थे, उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बातचीत की थी और इस दौरान साफरान ने भारत के साथ MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल फैसिलिटी स्थापित करने की बात कही थी हैदराबाद में, जो कि लीप 1A और लीप 1B इंजन्स के लिए तैयार होगी। इसके अलावा साफरान के CEO ने कहा कि वो साफरान एयरक्राफ्ट इंजन का उद्घाटन इस हफ्ते हैदराबाद में करने वाले हैं, जहां पर इंजन के पार्ट्स और कंपोनेंट्स तैयार होंगे। इसके अलावा यहां पर एडवांस एयरक्राफ्ट इंजन के जो रोटेटिंग सील्स हैं वो भी तैयार की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ साफरान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में भी अपनी सुविधा स्थापित करेगी, जहां पर हार्नेस का उत्पादन किया जाएगा सिविल और फाइटर जेट्स के लिए। बता दें कि HAL साफरान इंजन ज्वाइंट वेंचर भी बेंगलोर में स्थापित होगा, जहां पर रिजिड पाइपिंग का प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन किया जाएगा फाइटर जेट्स के इंजन और हेलीकॉप्टर्स के लिए। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो स्विफ्ट यूकैफ को लेकर आ रही है। दरअसल आप सबको मालूम ही है कि स्विफ्ट यूकैफ ने अपनी पहली फ्लाइट पूरी की है, लेकिन अब एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि वे 10 और फ्लाइट टेस्ट करेंगी स्विफ्ट का, जिसमें कि फ्लाइट टेस्ट वर्टिकल स्टेबलाइजर के साथ भी होगा और बिना स्टेबलाइजर के साथ भी होगा। बता दें कि इन सभी फ्लाइट टेस्ट के पूरा होने के बाद एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट 13 टन इंडियन स्ट्राइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए एक डिटेल प्रपोजल तैयार करेगी। बता दें कि इसमें ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा पावर देने के लिए, जिसे कि 2024 तक सर्टिफिकेशन मिल जाएगा और 2026 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट और इंडियन एयरफोर्स की योजना है कि वे दोनों इस प्रोग्राम पर मिलकर काम करेंगे, जिसके तहत 13 टन का ये जो इंडियन स्ट्राइक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो 2030 से वास्तविक होना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। भारतीय सेना ने एक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी जारी की है व्हील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स प्लेटफॉर्म के लिए और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के लिए। कहा जा रहा है कि इन्हें भारतीय कंपनियों से ही खरीदा जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि स्वदेशी रूप से तैयार किए जाने वाले व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स के प्रोटोटाइप में 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन जारी होने के 36 महीनों के अंदर इनके फील्ड ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे। हालांकि दोस्तों भारतीय सेना के स्टैंडर्ड में टाटा मोटर का व्हील्ड आर्मर फाइटिंग व्हीकल फ्रंट रनर के तौर पर उभरा है, जिसमें कि 30 mm का टर्रेट है। इसके अलावा M151 रिमोट वेपन स्टेशन है जो कि 12.7 mm मशीन गन से लैस है। इसके अलावा इसमें एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम भी मौजूद है।
दोस्तों अगली खबर भारतीय नौसेना को लेकर आ रही है। भारतीय नौसेना ने अब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए 26 कैरियर बॉर्न फाइटर जेट्स एयरक्राफ्ट खरीदने की जो प्रक्रिया है उसे तेज कर दिया है। भारतीय नौसेना का कहना है कि इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत खरीदा जाएगा, लेकिन लंबे वक्त के लिए स्वदेशी TEDBF भारतीय नौसेना की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। बता दें कि अभी हाल ही में राफेल M और FA-18 का शोर बेस्ड टेस्ट हो चुका है और दोनों के डेटा का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें कि इनका टेक्निकल इवैल्यूएशन भी शामिल है और इसे अगले कुछ हफ्तों में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद इस सौदे को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के अधिकारी ने कहा कि हम संख्या पर ज्यादा फैसला करेंगे। हमारी जरूरत 2 इंजन वाले डेक आधारित फाइटर जेट की है, जो कि TEDBF के रूप में तैयार किया जा रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है IIT हैदराबाद को लेकर। केंद्रीय मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हैदराबाद में मानव रहित वाहनों के विकास के लिए अत्याधुनिक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है। बता दें कि ये एक स्वचालित नेविगेशन सुविधा केंद्र है जिसे IIT हैदराबाद परिसर में स्थापित किया गया है। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन नाम का ये केंद्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के 130 करोड़ रुपए के अनुदान पर आधारित है। यहाँ भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में एक नया वैश्विक खिलाड़ी बनने की क्षमता मिलेगी और इस केंद्र में मानव रहित हवाई एवं स्थलीय वाहन विकसित किए जाएंगे। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि दुनिया भर में नियंत्रित वातावरण में मानव रहित और इनसे जुड़े वाहनों के संचालन की जांच के लिए सीमित टेस्ट बेड या प्रोविंग ग्राउंड मौजूद है। इस टेस्ट बेड में सिमुलेशन प्लेटफॉर्म भी शामिल है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो G20 को लेकर आ रही है। चीन के ऐतराज को दरकिनार करते हुए भारत अगले साल न सिर्फ जम्मू कश्मीर में G20 की बैठक कर सकता है, बल्कि लद्दाख को भी संभावित वेन्यू के तौर पर देख रहा है। इसे भारत की तरफ से चीन को सख्त और दो टूक संदेश के तौर पर देखा जा सकता है। चीन ने जम्मू कश्मीर में G20 मीटिंग कराए जाने को लेकर ऐतराज किया है। खास बात यह है कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तौर पर बंटवारे के बाद यहां पहली बार कोई अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। भारत इस साल 1 दिसंबर को G20 की अध्यक्षता करेगा और भारत ने 2023 में G20 नेताओं को शिखर सम्मेलन के लिए जम्मू कश्मीर के नाम का प्रस्ताव भी दिया। शिखर सम्मेलन से पहले भी G20 की कई बैठकें हो चुकी है। एक रिपोर्ट की माने तो भारत ने वेन्यू के तौर पर लद्दाख के नाम का प्रस्ताव दिया है। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच करीबन 2 सालों से तनाव का माहौल है। इसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि लद्दाख प्रशासन ने G20 को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने की रिपोर्ट पर चीन ने आपत्ति जताई है। वहां के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने इस सूचना का संज्ञान लिया है। कश्मीर पर चीन का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से चला आ रहा मुद्दा है। पाकिस्तान भी जम्मू कश्मीर में G20 बैठक कराए जाने का विरोध कर रहा है। बता दें कि G20 दुनिया की 20 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है। भारत के अलावा अमेरिका, UK, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और तुर्की इसके सदस्य हैं। ऐसे में दोस्तों एक बड़ा झटका और जोरदार तमाचा चाइना के मुंह पर भी मारा है और पाकिस्तान के भी, क्योंकि भारत इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है कि भारत का अधिकार क्षेत्र क्या है। जिस तरीके से चाइना मुद्दा उठा रहा है कि जम्मू कश्मीर पर उसकी नीति बिल्कुल साफ है, तो ऐसे हमें भी अब ये मुद्दा उठाना होगा कि तिब्बत पर भी हमारी जो नीति है वो बिल्कुल साफ है, जिस पर आप अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं। यानी कि जवाब अब देना भारत को मुंह पे ही पड़ेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो भारतीय सेना को लेकर आ रही है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम को दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का अपना नया फोर्स कमांडर नियुक्त किया है। कहा जा रहा है कि वे भारतीय सेना से ही संबंध रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल शैलेश तिनाइकर का स्थान लेंगे। तिनाइकर को मई 2019 में फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया था। बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम ने 36 साल तक भारतीय सेना में सेवाएं दी है। हाल ही में उन्होंने मध्य भारत में मिलिट्री रीजन ऑपरेशनल एंड लॉजिस्टिक रेडनेस जोन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में भी सेवाएं दी है। बता दें कि सुब्रमण्यम ने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया में भी भारत के रक्षा अताशे के रूप में और 2000 में सिएरा लियोने में संयुक्त राष्ट्र मिशन के साथ एक स्टाफ ऑफिसर के रूप में भी काम किया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मोहन ने डेजर्ट सेक्टर में एक वायु रक्षा रेजिमेंट, एक माउंटेन ब्रिगेड और पूर्वी थिएटर में एक इन्फेंट्री डिवीजन और मध्य भारत में एक सैन्य क्षेत्र की कमान भी संभाल रखी है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो पाकिस्तान को लेकर आ रही है। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली लगातार बढ़ती जा रही है और इसका असर अब उसकी सेना में दिखने लगा है। IMF की ओर से उसे दिए गए कर्ज के तहत एक शर्त ये रख दी गई थी कि वो अपने नए वित्त वर्ष में बजट सरप्लस की स्थिति बनाएगा।
इस शर्त को पूरा करने के लिए पाकिस्तान को अपने सैन्य बजट में कटौती करनी पड़ी है। बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी सेना के बजट में 20% तक की कटौती कर दी है। बीते कुछ सालों में ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान को अपने रक्षा कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ रही है। ऐसा वित्तीय संकट और IMF की ओर से तय की गई शर्तों के तहत उसे करना पड़ा है। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान और तुर्की को लेकर आ रही है। पाकिस्तान और तुर्की धर्म के नाम पर आपसी सैन्य और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने जा रहे हैं। दोनों देशों ने मिलिट्री ट्रेनिंग, हथियारों की खरीद फरोख्त और टेक्नोलॉजी के आदान प्रदान पर सहमति जताई है। वर्तमान में तुर्की लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल मूसा पाकिस्तान की यात्रा पर है। इस दौरान रावलपिंडी में पाकिस्तानी सैन्य मुख्यालय में दोनों देशों के सैन्य प्रमुखों के बीच बैठक में सहमति बनी है। तुर्की नाटो सदस्य होने के साथ ही हथियार निर्माण उद्योग में काफी आगे बढ़ा है। ऐसे में अगर तुर्की सैन्य स्तर पर पाकिस्तान की सहायता करता है तो उससे भारत की चिंता बढ़ सकती है। अब ये कहा जा रहा है कि तुर्की और पाकिस्तान की नजदीकी बढ़ने से कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा और तुर्की लैंड फोर्स के कमांडर जनरल मूसा के बीच हुई बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी है। इसके जरिए तुर्की और पाकिस्तानी सेना ट्रेनिंग और आतंकवाद विरोधी अभियानों में अपने हुनर को निखारेगी। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान और तुर्की पिछले 10 साल से काफी करीब आए हैं। इसकी वजह सऊदी अरब की भारत के साथ बढ़ती नजदीकी है। कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद सऊदी की बेरुखी ने पाकिस्तान को तुर्की के और करीब कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तुर्की इस्लामिक देशों का मसीहा बनने की होड़ में है और पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहता है। जितनी तेजी से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध बढ़ रहे हैं उससे वो दिन अब दूर नहीं रह जाएगा जब पाकिस्तान अपने आधे से ज्यादा हथियार इसी देश से खरीदेगा। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और इंटरनेशनल अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।